बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं वो एस्फहान के ऊपर गिराए हैं। इजराइल क्लेम करता है कि ये हमारी तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन ये मनाज़िर डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से शेयर किए गए हैं। लेकिन इसके जवाब में तल अबीब के ऊपर भी हमले जारी हैं और दूसरी तरफ मंजरनामा यह है कि जो रिवायती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने यह भी क्लेम किया है कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो जहां पर बनाए जाते हैं वहां पर हमले किए गए हैं। 40 से जायद मकामात के हवाले से ये टारगेट करने की खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा रैपिड ड्रोन मार गिराया है जिसकी कीमत $30 मिलियन बताई जाती है। जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां पे सिफारतकारी खत्ते के दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान भी जारी रखे हुए है, जहां पे कतर का डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब जाके मुलाकात कर रहा है और अभी बहुत से अरब ममालिक के आपसी रवाबित भी जारी हैं। लेकिन इस जंग के तूल पकड़ने का मंजरनामा जो है ये वसी तर होता चला जा रहा है। ये जंग रुकेगी कहां पे, विन विन सिचुएशन सबके लिए क्या होगी, कौन सा रास्ता किसके लिए सूट कर सकता है, और अगर ये जंग यहीं पे खत्म हो जाती है तो फिर विनिंग ट्रॉफी जो है वो किसको उठानी है। क्या ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बैकफुट पे जाने के लिए तैयार है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपने मुमकिना अहदाफ हासिल ना करने के बावजूद इस जंग का बयानिया जो है अपने हक में मोड़ सकता है? क्या मौजूदा जो कयादत ईरान की है वो इस जंग को तूल देने की सलाहियत रखती है? और सबसे बढ़ के ये कि आबनाए हरमुज का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आज जो बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाए गए हैं इस्फहान के ऊपर, अब तवानाई के सेक्टर के ऊपर, आप जौहरी सेक्टर्स के ऊपर, और जब आप शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह के हमले करने शुरू कर देंगे तो फिर ईरान के पास जवाबी हमला करने का जवाज क्या होगा और किस हद तक मुस्तनद होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर हैविंग मी। आई थिंक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और अभी तक तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर हम देखा जाए तो ईरान ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव रिस्पांस किया है जी। एक ऐसा मुल्क जो एक एसिमेट्री में है एज कंपेयर टू अमेरिकन, और अमेरिकन समझ रहे कि 3 से 4 दिनों में हम अपना ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे, और जो मिलिट्री एप्लीकेशन के इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज करना है टू विन दिस वॉर, क्योंकि वॉर तो एक मुकम्मल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है जी, पूरी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है। उसमें जो मिलिट्री के अहदाफ थे वो प्रॉब्ली वो समझ रहे थे कि हम 3 से 4 दिनों में हासिल कर लेंगे, कैपिटेशन ऑफ लीडरशिप हो जाएगी और उसके बाद हम कॉन्फिडेंस के साथ आराम से अपने मकासद हासिल, वो हुए नहीं। और अभी 2 ही डोमेन्स हम सिर्फ देख रहे हैं जिसमें ईरान ने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया और उन्होंने एक बड़ी ताकत को घुट्टों पे समझने के लिए है। वन इज द मिसाइल टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री डोमेन में है, और दूसरा उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पूरा फायदा उठाया, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने चोक की है, तो उससे उन्होंने इम्पैक्ट किया है। अब देखिए, ईरान जो है वो उसके जो रिस्पॉन्सेज है जरूरी नहीं कि उसी डोमेन में आए जी। मैंने जैसे कहा कि मिलिट्री एसिमेट्री होने की वजह से उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया हॉर्मुज के बीच में जब स्ट्रैंगलिंग की है। उनके पास अभी भी कार्ड्स हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो चोकिंग कर रहे हैं एक हॉर्मुज के बीच में और एक जो गल्फ कंट्रीज के बीच में इनकी इकोनॉमिक फैसिलिटीज अभी शामिल हो गई हैं, और उससे पहले जितने भी मिलिट्री टारगेट्स थे जो अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स थी उसको उन्होंने की है। और ऑफ कोर्स अगर सिविल टारगेट्स ही ज्यादा लेंगे तो जो अमेरिकन एम्बेसीज हैं या इस तरह के जो टारगेट्स हैं, और फिर इसराइल के अंदर शायद वो अपना दायरा कार थोड़ा सा डिफरेंट करे कि मिलिट्री टारगेट्स के बजाय या इकोनॉमिक टारगेट्स के बजाय वो कुछ सिविल टारगेट्स को भी एंगेज करे, क्योंकि आजकल की जो यासिर वॉर है अनफॉर्चुनेटली वो अब इस पैमाने पर लड़ी जाती है कि हु कैन गिव मैक्सिमम पेन एंड हु कैन बेयर मैक्सिमम पेन। तो मेरे ख्याल में पेन थ्रेशोल्ड जो है वो ईरान का फॉर ग्रेटर है देन एनी अदर अपोनेंट ऑफ देयर्स। अनफॉर्चुनेटली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान थोड़ी सी सिचुएशन जरूर है, इस पे हम आगे चल के बात कर सकते हैं, जो गल्फ कंट्रीज का इन्वॉल्व हो जाना है। अब उसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि ईरान अपने रिस्पॉन्सेज कहां जनरेट करेगा, दैट विल बी $1,000 मिलियन क्वेश्चन।
अच्छा सर, यहाँ पे हमें अमेरिका की जो पॉलिसी दिखाई देती है, माजी के अंदर भी ये था कि दबाव बढ़ाते चले जाओ जब आप मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे हैं, और उसी दबाव बढ़ाने के तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने मुखालिफ पे प्रेशर डालते हुए अपनी मर्ज़ी की बातें मनवा लो। 15 निकाती जो एजेंडा है मुज़ाकरात का, वो शराइत पेश की गई अमेरिका की तरफ से, एक के ऊपर भी अमल दरामद करने को ईरान तैयार नहीं है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े तौर पे ये कहा कि अगर आप समझते हैं कि हमारी दिफाई सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारी बहरी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारी मिज़ल स्टॉक पाइल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जौहरी तवानाई आपने ख़त्म कर दी है, तो फिर मुज़ाकरात हमसे क्यों कर रहे हैं? अब उनकी तरफ से जो 5 निकाती जो मशरूत निकात थे, उसके ऊपर अमेरिका आमादा दिखाई नहीं देता। तो फिर बीच का रास्ता कौन सा निकलेगा? और बीच के रास्ते में जो गारंटी ईरान को चाहिए, जो माजी से मुख्तलिफ हो कि अमेरिका की कोई गारंटी दे सके कि वो हमलावर नहीं होगा, वो किसकी होगी? देखिए, इस वक्त जो मुज़ाकरात होते हैं यासिर, ये तो हर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होते हैं जी। जितना मर्जी आप इवन आई मीन टोटल डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं आप अपने मिलिट्री मकासद हासिल करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन द वॉर ऑन द टेबल। कि आपने कितनी पॉलिसी कैप्चुलेशन कराई है, कितना आपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए। इस वॉर का सबसे बड़ा जो इशू मेरी नजर में है वो ये है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है अमेरिका के, वो फ्लक्चुएटिंग रहे हैं, वो डिफरेंट रहे हैं। रजीम चेंज से शुरू हुए, आप कह रहे हैं कि जी हमने रजीम चेंज कर दिया, 3 लेयर्स खत्म कर दिए, लेकिन रजीम का स्ट्रक्चर वही के वहीं पर है। फिर आप न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, न्यूक्लियर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसका मैक्सिमम तो आपको ईरान दे रहा था बिफोर दी मुज़ाकरात से पहले ही वो आपको दे रहा था, और आप उसके ऊपर बहुत अच्छा नोशन ऑफ विक्ट्री लिख सकते थे वो। लेकिन आपने फिर वो न्यूक्लियर के ऊपर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, आप कभी उस पर चले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि अमेरिका के जब पॉलिटिकल अज़ाइम ही जब क्लियर नहीं थे, तो फिर मिलिट्री की असेसमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी कि उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए। क्योंकि मिलिट्री की जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने का मकसद ही होता है विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इजराइल के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। वो डिस्ट्रक्शन चाहते हैं ईरानियन स्टेट की इन ऑल डोमेन्स, और वो चाहते हैं कि ये इतना प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट चला जाए कि गल्फ कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, नेबरिंग ईरान नेबरिंग कंट्रीज है, वो इन्वॉल्व हो जाए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इवन अगर इजराइल उससे बाहर भी होता है तो फिर इनका कॉन्फ्लिक्ट कुछ इतने लंबे अरसे के लिए चलता रहे कि ये वीकेंड करें एक दूसरे के साथ लड़ के, और वो ऑन द कंट्रेरी अपने जो अजाइम है ग्रेटर इजराइल के, उनको पूरा करता जाए। तो उसको इस रीजन में फ्रिक्शन चाहिए टू परसू देयर ओन एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, तो उसको तो वो पूरा कर रहे हैं। अब देखिए, गारंटीज की आपने बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप की। लेट मी बिगिन विद सेइंग दिस कि प्रेसिडेंट ट्रंप की गारंटी देना वाकई बहुत मुश्किल है, बट एनीवेज ये रियलिटीज भी है। अब ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज वेजिंग वॉर, वो ऑल ट्रुप्स ला रहा है। जितनी अब एस्केलेशन ऊपर जाएगी उतना नुकसान होगा पूरी दुनिया को, और ये ऐसा स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ से which is impacting every individual on this universe। अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग इस वॉर से इसलिए खिलाफ है कि वो इम्पैक्ट हो रहे हैं बुरी तरीके से। तो एटलीस्ट टू बिगिन विद आपने गारंटर्स की बात की थी कि पाकिस्तान एक इस वक्त मेन लीड रोल अदा कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहता वो 100% अश्योर्ड गारंटर होगा, बट अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कर रहा है। इजिप्ट है, टर्की है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया के तकरीबन 600 ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं अमेरिका के अंदर, उनकी लीवरेजेस है। और अब जो पाकिस्तान अपना कनेक्शन कर रहा है थ्रू चाइना, आई थिंक चाइना कैन बी अ वेरी गुड गारंटर, और चाइना भी नहीं चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे जाए, क्योंकि चाइना की अपनी इकोनॉमी ईरान के हालात खराब होने से स्कटल हो रही है, खराब हो रही है जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज समझाइए। पाकिस्तान के थ्रू एक अच्छा मीडिएशन का रोल अदा करे, और दे कैन प्ले दिस रोल। सर, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते एक बुनियादी सवाल जहन में आता है कि जब अमेरिका का सदर जो है उसको ये मालूम हो कि उसकी तमाम तर मनसूबाबंदी फेल हो चुकी है, जब उसे ये मालूम हो कि नो किंग्स डे के ऊपर 1 करोड़ से ज़ायद अफराद उसके मुखालिफ सड़कों के ऊपर मौजूद थे, जब उसे ये मालूम हो और वो इस बात का जो है वो इकरार भी कर चुका हो कि दुनिया का जदीद तरीन सबसे बड़ा बहरी तैयारा बरदार जो जहाज़ है वो 17 मुख्तलिफ जावियों से उसके ऊपर हमला हुआ और बैकफिट के ऊपर उन्हें जाना पड़ा, तो फिर उसके मुशीरान जो हैं
वो किन मफादात के तहत उसे मशवरे दे रहे हैं कि जंग को तूल दिए रखो, और इस ज़मन के अंदर 50,000 के करीब जो है वो फौजी खत्ते में तैनात हैं, मरीन्स भेजे जा रहे हैं, पैराट्रूपर्स भेजे जा रहे हैं, और वो ये सोच रहा है कि मैं इनकी ज़मीन के ऊपर उतरूंगा और वहां से जो है वो स्टॉक पाइल निकाल के ले आऊंगा, ये यूरेनियम निकाल के ले आऊंगा। जो मुल्क एक कॉफिन बैग अफोर्ड ना कर सकता हो, वो किस तरीके से एक ऐसी दलदल में अपने मरीन्स को भिजवा देगा? देखिए, दे आर इन ट्रबल जी, बिकॉज ऑफ दिस मिसकैलकुलेशन। वो तीन चीजें बड़ी मेजर मिसकैलकुलेट कर गए। नंबर वन, द हिस्ट्री, नंबर टू, द कल्चर, एंड नंबर थ्री, द स्पिरिट ऑफ करबला। वो तीनों को मिस कर गए यासिर, और वहां से रिस्पॉन्स आ गया और स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा है। तो आई थिंक दिस इज ह्यूज मिसकैलकुलेशन, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। इसी का वो नुकसान है, बट उन्होंने अभी वॉर को आगे चलाना है। देखिए, प्रेसिडेंट, अब लेट देयर बी नो डाउट, एटलीस्ट मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि ही वाज पुश्ड इनटू दिस वॉर बाय नेतन्याहू एंड इजराइल। अब उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स हैं या कोई और रीजन है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो दैट इज समथिंग एल्स। बिकॉज ये अमेरिकन, जो हम कहते हैं ना, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं क्लियर, वो इसलिए नहीं क्लियर कि दिस वॉर इज नॉट बीइंग फॉट एज पर द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है अमेरिका, वो बता रही है कि जी आप रजीम चेंज नहीं कर सकेंगे, आप जितनी मर्जी मिलिट्री यूज कर ले, आप ये इन एहदाफ से आगे नहीं बढ़ सकते। यूके की आप MI6 को देख लीजिए, व्हाई ग्रेट ब्रिटेन इज आउट ऑफ दिस वॉर, क्योंकि उनको इनपुट दी गई है कि जी आपका इस वॉर से आपको नुकसान होगा, आपकी सियासत को नुकसान होगा, आपकी पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी को नुकसान होगा। सो दे आर स्टेइंग आउटसाइड। पूरा यूरोप इससे अलग हो गया। अब देखिए, अफगानिस्तान में एक नेटो की एप्लीकेशन थी, इराक के अंदर आप देख रहे थे कोलिशन थी। अभी तो इनकी कोलिशन इस्टेब्लिश करना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। गल्फ कंट्रीज पे तो गले में ये वॉर डाल दी गई है, तो वो एक नेचुरल कोलिशन नहीं है। उनके अपने कंसर्न्स है, क्योंकि ईरान ने तो हमेशा यहाँ पे रहना है, उनके भी कंसर्न्स है, और ऑफ कोर्स उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट और बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होती है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक अभी उनका जो प्राइड का मसला आ गया कि कितनी बड़ी ह्यूब्रिस प्राइड, उस पे अगेन एक कोई मिसकैलकुलेशन कर सकते हैं, लाइक बूट्स ऑन ग्राउंड या एडिशनल ट्रूप्स अगर अंदर डालते हैं। बट एक चीज यासिर हमें देखने की जरूरत है कि इस वक्त हम जरूर कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली ईरान इज एट अ बेटर प्लेस, बट हु कैन प्रेडिक्ट टुमारो? जो आउटकम ऑफ वॉर्स होती है ना जी, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल और बड़ी क्रूअल होती है जी। आज एक स्ट्रेटेजिक आपको डोमिनेंस हासिल है, कल हो सकता है ये सिचुएशन आपकी ना रहे, आप भी कोई मिसकैलकुलेशन कर जाए, आपके अंदर भी जो आप, तो दैट इज व्हाई आई से कि जब टिपिंग पॉइंट्स आ गए हैं, जो मैं ज्यादा तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका और ईरान का तो आया हुआ है, इजराइल भी अंडर स्ट्रेस है, लॉट ऑफ प्रेशर्स है, बट इजराइल जो है वो चाहता है कि ये वॉर लंबी हो। उसका मैं रीजन आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन इन दोनों का तो टिपिंग पॉइंट आया हुआ है। आई थिंक अगर इनको ऑफ द रैम्प ऑफर हो जाती है या कहीं नजर आ जाता है, तो दे शुड गो फॉर इट। और पाकिस्तान इज द की एग्जिट कार्ड अवेलेबल टू बोथ ऑफ देम। इस वक्त एक आइडियल जो एग्जिट स्ट्रेटजी कोई आपको हेल्प कर सकती है, तो वो ये पाकिस्तान का फोरम है जो वो यूज कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिश हुआ है। आई थिंक इससे दोनों कंट्रीज को आगे मूव फॉरवर्ड कर जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स अब देयर आर, ईरान के अंदर बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, लेकिन सर हमने बाज़ औकात ये देखा है, बल्कि बेशतर औकात ये देखा है कि इजराइल की तरफ से जो हमले किए जाते हैं अक्सर औकात वो अमेरिका की मामला फहमी से भी परे होते हैं। अब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अमेरिका को कह के बाकिर कालिबाफ को असैसिनेट करवाने से रुकवाया था इजराइल को, लेकिन इजराइल की गारंटी कौन देगा? एक लम्हे को हम अमेरिका की दे देते हैं, अमेरिका हमारे साथ मफादात के हवाले से या कोई बीच के रास्ते के हवाले से फैसला कर लेता है, ये बड़ी ताकतों के साथ मिल के फैसला कर लेता है, लेकिन इजरायली चैनल से तो इस वक्त कोई राबिते में नहीं है। तो इजराइल को राम कौन करेगा कि वो हमले ना करे और वो जंग को मजीद ना फैलाए? देखिए, इजराइल इज अ ट्रोजन हॉर्स स्पॉइलर है, बिल्कुल वो उसके मकासद उसको हल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन कैन डू इट, प्रेसिडेंट ट्रंप कैन डू इट, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं से आई टोटली डिसएग्री कि जी वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये दिस आर, आई मीन विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतनी बड़ी एप्लीकेशन अगेंस्ट ईरान इजराइल कैन नॉट थिंक ऑफ। और इजराइल उसकी रेंज में भी है। अभी जो रिस्पॉन्सेज जाते हैं वो अमेरिका वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में या फ्लोरिडा मियामी में तो नहीं फेंके जा रहे ना मिसाइल, वो जा रहे हैं टेल अवीव में जा रहे हैं, हाइफा में जा रहे हैं, और इजराइल के अंदर जा रहे हैं, या जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है उनके ऊपर जा रहे हैं, और आगे भी जाते रहेंगे। अब तो उन्होंने अभी जो होसीज वहां से कर रहे हैं या जो लेबनान से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दे ऑल आर अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के अंदर भी लोग स्ट्रेस में हैं।
अभी जो वोट उन्होंने पास किया है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन, जो उनको वो फांसी की सजाएं दे सकते हैं, तो वो 48-64 से पास आउट हुआ। कोई इतना अभी पूरा इजराइल के अंदर भी उसकी अपोजिशन है, स्ट्रेसेस है, बट अमेरिकन कैन गिव दिस गारंटी, और उनको देनी चाहिए, बिकॉज अमेरिका को इजराइल ड्रैग करके लाया इस वॉर के अंदर। जो 12 डेज वॉर थी उस वक्त भी हमारी असेसमेंट ये थी कि अमेरिका कभी भी, देखे ना, जो 40 साल से अमेरिका इनकी बातों में नहीं आया, वाई प्रेसिडेंट ट्रंप, their prime minister have been trying this hard to put America into this war, वो कभी भी नहीं हो सकी। Why Trump? इसका मतलब है there is something, और this Trump can also create an environment जहाँ पे ये इजराइल को लगाम दे सकते हैं। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इस जंग ने ये अरब ममालिक जो हैं इनको किस हद तक नुकसान पहुंचाया है, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन चुकी है, और उनकी जो एश्योरेंस थी या उनकी जो दरख्वास्त थी वो अमेरिका ने अब तक क्यों ना मानी कि जो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की दावे कर चुके थे, वादे कर चुके थे, और अमेरिका उनको भी खातिर में नहीं ला रहा और उनकी बातें भी नहीं मान रहा और उन्हें आपसी राबिते करने पड़ रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट, सॉरी यासर, आपकी चूंकि आवाज कर रहे थे, आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज की? जी सर, गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूं जिन्होंने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के वादे किए हुए हैं अमेरिका से, और उनकी दरखास्तें भी अमेरिका नहीं मान रहा। This war was to happen, यासर, this war was to happen। ये जब 12 दिन की जंग हुई है उसी वक्त हमने अंदाजा लगा लिया था कि द बिग वॉर इज कमिंग। इस जंग ने तकरीबन 1 महीना पहले होना था, जनवरी में होना था, इसके 28 फरवरी शुरू होने से पहले जनवरी में। प्रॉबली इजराइल की प्रिपरेशन इस वक्त मुकम्मल नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी पेंड की थी। और इसी वॉर को सामने रखते हुए जो अभी वॉर शुरू हुई है, ईरान ने अपना जो मोज़ैक डिफेंस, अपना जो कमांड का स्ट्रक्चर, ये चीजें कर ली थी कि हर बंदे का अल्टरनेटिव, 3 से 5 अल्टरनेटिव उन्होंने कहा कि तैयार कर लें जी, क्योंकि कैपिटेशन होनी है, लीडरशिप जानी, और इसलिए तो ईरान अभी तक रेजिस्ट कर रहा है। वो रिजीम चेंज अमेरिका क्लेम तो कर रहा है, लेकिन रिजीम का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक भी वहीं पे आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई लोगों के साथ ही चल रहा है। IRG इज कॉलिंग द शॉट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वही वहां पे इसको कर रही है, तो इसलिए वो तोड़ देते, तो दे ऑल वर प्रिपेयर्ड। प्रॉब्ली वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान चाहते थे इन ऑल डोमेन्स। मिलिटरीली अभी उन्होंने वीक किया है ईरान को, बहुत वीक किया है, नेवी के कॉन्टेक्स्ट में, एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, एयर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और भी करते रहेंगे, और इनकी अभी मिसाइल कंस्ट्रक्शन साइट्स टारगेट होगी। लेकिन इन्होंने भी तैयारी पूरी करके रखी हुई थी। इसका मतलब है कि ईरान वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वॉर होनी है और ये हमारे ऊपर आ जाएगी, हमारे सर पे डाल दी जाएगी। उसकी आउटकम्स वैसी नहीं निकली जैसे अमेरिका ने असेस किया था, या नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो देखे ना CIA की जो रिपोर्ट्स हैं, या जो IB की रिपोर्ट्स हैं, या जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, इवन पेंटागन की जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, सेंट्रल कमांड की जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, वो क्लियरली बताती है कि आप अपने मकासद थ्रू मिलिट्री मीन सारे हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तक तो चले ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं अचीव किया। और ये कोई नई अचंभे की बात नहीं है। यहाँ से कहाँ इन्होंने अचीव किए हैं? वियतनाम देख ले, इराक देख ले, अफगानिस्तान देखें, नन ऑफ द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव। आज तालिबान को खत्म करने आए थे, तालिबान की हुकूमत वहां पे बैठी हुई है। ऑल इंक्लूसिव के साथ जो मुआहदा तालिबान ने किया, वो तालिबान नहीं रिस्पेक्ट कर रहे इनके मुआहदे को, अनफॉर्चुनेटली। और आपने देख लिया, गारंटीज कंसोर्शियम की थी न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, आप उस न्यूक्लियर डील से निकले, एक अच्छी डील आपको ऑफर हो रही थी जिस पर आप विक्ट्री लिख सकते थे, लेकिन आपने मिलिट्री ऑप्शन को अडॉप्ट किया, एंड नाउ यू आर सफरिंग। तो कहने का मकसद ये है कि पूरा वर्ल्ड जो है ये डिसऑर्डर में चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के तमाम जो इदारे हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं। दैट्स व्हाई द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वो नेचुरल स्टेबलाइजर, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर्स हैं और एक नेचुरल ब्रिज है between different warring factions and ideologies। I think वो इफेक्टिव इसलिए हो रही हैं कि और उनको होना भी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ तो मैकेनिज्म मौजूद होने चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस। सर, मैं पाकिस्तान के ऊपर आऊंगा, लेकिन इस जंग के बाद का मंजरनामा आप क्या देखते हैं? मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत आप देख रहे हैं, और उधर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलात क्या देख रहे हैं, क्योंकि इस जंग ने मुआशी तौर पे इजराइल को भी मुश्किलात में डाला हुआ है। जी, जितनी ये प्रोलॉन्ग होगी इंटरनल प्रेशर्स बढ़ेंगे। देखिए, अमेरिका के जो लोग हैं वो गलियों सड़कों पर इसलिए नहीं है कि वो एंटी वॉर हैं या वो उनको बड़ा मोहब्बत ईरान के बारे में होगी या इंसानियत के बारे में। वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई दिस मनी व्हिच वाज सपोज्ड टू बी स्पेंट ऑन अस इज बीइंग स्पेंट ऑन दिस वॉर। आप $200 अरब का अभी आपने कांग्रेस में लेकर जाना है, बिल लेकर जाना है, यू आर आस्किंग फॉर एडिशनल फंड्स
तो आप कह रहे हैं कि ये फंड हमारे पे लगाओ यार, आपकी लिविंग कॉस्ट महंगी होगी, आपकी डेली लाइफ अमेरिकन की महंगी होगी। वो कहते हैं आप एंटी वॉर उसमें आए थे, तो ये ए पोलिटिकल सोसाइटी होती थी, उससे चले वॉर के ऊपर थोड़े से गया, बट मेन चीज उनकी अपनी इकोनॉमी और सोशल जो वेल बीइंग है उसके ऊपर उनके कंसर्न्स है कि यार ये किस तरह का प्रेसिडेंट हमारे ऊपर आ गया जिसने हमें वॉर से तो दूर करना था, फॉरएवर वॉर्स के खिलाफ था, और ये फिर हम मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। नंबर वन। नंबर टू, वहां की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है के अंदर ये सीरियस थॉट आ गई है और वो सोचना शुरू हो गया कि यार ये जो इसराइल है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा, ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है, क्योंकि इस वॉर की जस्टिफिकेशन नहीं है। पीपल आर नॉट टेकिंग दिस आइडिया कि ये देयर वाज सम इमिनेंट थ्रेट अगेंस्ट अमेरिका फ्रॉम ईरान। वो कहते जी कोई थ्रेट नहीं थी, उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने भी ये बता दिया, मीडिया भी अब सारों को यही बता रहा है, तो दैट्स व्हाई इसकी लायबिलिटी से प्रेशर्स होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिजल्ट है वो हो सकता है रजीम चेंज ईरान में करते करते अमेरिका के अंदर हम रजीम चेंज देख रहे हैं अगर मिड टर्म के इलेक्शंस उल्टे हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये वॉर से अभी निकल जाते हैं, इमीडिएटली निकल जाते हैं और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस को एड्रेस कर लेते हैं, तो प्रॉब्ली कुछ इनकी बचत होने की चांसेस है। जहां तक लिक्विड पार्टी का ताल्लुक है, वो तो यरगमाल हो चुकी है जी इन इन इसराइल फार राइट। कल जिस तरीके से बिल पास किया गया है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, और इतना ड्रैकोनियन लॉ, और वो भी फिर डिस्क्रिमिनेशन के साथ, यानी कि वही एक्ट अगर इजरायली करे तो उसकी ये सजा नहीं है, और अगर फलस्तीनी को इस तरह का एक्ट करे तो उसकी सजाए मौत है। और ये जरूरी नहीं है कि वो लेजिटिमेट लोगों को या जो जेन्युइन इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन्होंने एक टूल पास करवा लिया है, वो किसी के ऊपर भी ये इल्जाम लगा के, किसी फलस्तीनी के ऊपर इल्जाम लगा के, तो ये एक एक्सटेंशन है जेनोसाइडल जो वॉर वो कर रहे हैं, उसी की एक्सटेंशन है थ्रू द लीगल, और एक कोर्ट के अंदर से जाएगी। अभी देखिए वो चैलेंज होता है कि नहीं होता, तो वो माइंडसेट है। लिक्विड पार्टी तो ऑलरेडी यरगमाल है फॉर राइट की जी, और उसमें, और आप देख ले जिस तरीके से हमारे नेबरहुड में भारतीय जनता पार्टी है, ये अब सुपर नेशनल जो एस्पायरेशन के साथ आगे बढ़ रही है और आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, ये अपनी भी डिस्ट्रक्शन कराएंगी। और फिर करप्शन चार्जेस भी हैं। अगर हम इधर एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में, आई हैव नो कंफर्म न्यूज, बट वट एवर बातचीत तो उसके ऊपर होती है। तो लिक्विड पार्टी जो है वो नेतन्याहू जो है, सॉरी, वो अंडर स्ट्रेस है, ह्यूज करप्शन चार्जेस हैं। वो तो अपने अभी अगर वॉर ना हो रही होती तो हो सकता है कि ट्रायल उनके हो रहे होते, तो उन्होंने उसको भी फेस करना है। तो ऑफकोर्स दोनों वीक हैं जिस वक्त पोलिटिकली बैक हों। सर, आपने हमसाया मुल्क की बात की। एक खदशा है, इत्तला है कि पुलवामा तर्ज के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये फिर से किया जा सकता है, और कुछ जेलों में से भारतीय जो पुलिस वाले हैं वो कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आगे का प्लान उनका क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से फिर कोई एक झूठा बयानिया अपनाया जाता है, और फर्ज कर लें कि ये इजराइल के कहने के ऊपर होता है कि जंग में पाकिस्तान जो है वो सहूलतकारी कर रहा है कि कहीं बीच का रास्ता निकले, पाकिस्तान की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करवाओ जब तक हमारे अपने अहदाफ हासिल नहीं होते, तो फिर खित्ते में मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तक ऑपरेशन जो सिंदूर 1 हुआ 1.0, उसमें उनको शिकस्त हुई, हमारे सामने है सारा कुछ। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उन्होंने शुरू किया अफगानिस्तान की सॉइल से। उसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया, और जिस तरीके का रिस्पांस पाकिस्तान ने जनरेट किया अगेंस्ट तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो आपके सामने है। वहां पे भी फेलियर, तो वो एक रीजन। और फिर जिस तरीके से अभी इनको डिप्लोमेटिक, ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन चाहते थे, उनसे ये पाकिस्तान का रोल बर्दाश्त ही नहीं होता। Secondly, they need friction in this region also to continue with their expansionist policies, अखंड भारत जो है। तो ये जो चाणक्य का ये जो ट्रांजिशन हुई है इनटू द न्यू स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडिया, इनकी जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, ये अभी चाणक्य का वो जो नेबर, वो जो हम उनकी पढ़ते थे क्लासिक जो थ्योरीज हैं, जो चाणक्य की, योर नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर नेबर इज योर फ्रेंड, तो वो बिल्कुल इंप्लीमेंट हो रही है। अरी के तौर पे, एक एनिमी के तौर पे वो पाकिस्तान को सामने लाए हैं, अफगानिस्तान के साथ एक वो नेबर फ्रेंड आपके साथ बनकर आया है, और उसके साथ फिर चाइना, और ये सारी चीजें हो रही। बट एनीवेज वो एक फ्रिक्शन चाहते हैं, और ये उनका बड़ा पुराना ब्लूप्रिंट है। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर भी ब्रूज्ड हैं क्योंकि उनकी बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, और इन्होंने ये जो पॉलिटिक्स को और एनिमिटी विद वेपनाइज किया है, और अपने पॉलिटिक्स को बीच में मेन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करते हैं।
ये भी आपके सामने है। कहने का मकसद ये है कि ये किसी वक्त भी कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वो कब कर सकते हैं, क्यों करेंगे, वो तो हमारे सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यासिर कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करे। हम्म। तो पाकिस्तान इस दफा बड़ा इन्फ्लिक्टिंग मोड में रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको अंदाजा लगाना है कि पाकिस्तान कैसा रिस्पॉन्स देगा, तो उसका अंदाजा लगा लें कि हु कुड थिंक इन दिस कंट्री कि पाकिस्तान काबुल कंधार और वहां डीप जाकर तालिबान के खिलाफ एक्शन करेगा। मुझे बताइए ना, आप 1 साल पहले आप मुझे बता दीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की पॉलिसी शिफ्ट लाएगा अपनी, क्योंकि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू बिकम अ हार्ड स्टेट। तो हार्ड स्टेट के रिस्पॉन्सेज भी हार्ड होंगे। पाकिस्तान ने बहुत पेन बर्दाश्त कर लिया, पाकिस्तान ने बहुत नॉनसेंस बर्दाश्त कर ली, पाकिस्तान की आवाम ने बहुत पेन बर्दाश्त कर ली। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन who can deliver the maximum pain and who can bear the maximum pain। फिल्में आप धर्मेंद्र शिनिंदर इस तरह की चीजें बहुत अच्छी बना लेंगे, उसमें आपकी आर्मी भी होगी, आपको शिकस्त हुई है रिसेंट पास्ट में, अभी आपकी आवाम ने अभी तक वो पेन नहीं देखा था। पाकिस्तान विल इन्फ्लिक्ट पेन ऑन इंडिया इस दफा, अगर कुछ उन्होंने इस तरह की हरकत की, बहरहाल वो कर सकते हैं। सर, ये जंग अगर रुकती है और पाकिस्तान की सहूलतकारी या सिफारतकारी से रुकती है, तो हमारी तो चाह ये नहीं है कि दुनिया माने कि ये जंग हमने रुकवाई है, ना हमने अपने ऊपर कोई टैग ऐसा लेने के लिए ये सारी सहूलतकारी कर रहे हैं। अगर ये हो जाती है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की पोजीशन जो अभी रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही है, और इस वक्त तो हम एक दो धारी तलवार के ऊपर चल रहे हैं कि एक तरफ ईरान भी हमारा हमसाया है, दूसरी तरफ अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, अरब ममालिक से पुरानी दोस्ती है, और सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की एक मुदल्लल सिफारतकारी जारी है। मुस्तकबिल में जाके पाकिस्तान को इसका क्या इंप्रेशन देखने को मिलेगा? अच्छा यासिर, इफ यू अलाउ मी, मुस्तकबिल पे इसका क्या असर होगा उससे जानने से पहले मैं पाकिस्तान में एक थोड़ी सी मिसपरसेप्शन है, मैं उसको जरा दूर करना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एक मिसपरसेप्शन लोगों में ये बन गई कि हमारी जो हुकूमत है, ये जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये कम कर जाती है जी प्रेशर्स के नीचे। यस, वी हैव इकोनॉमिक इश्यूज, हमारी इकोनॉमिक स्पेसेस वैसे नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो रेड लाइंस है या जो प्रिंसिपल स्टांस है, उसमें पाकिस्तान में कभी अंडर प्रेशर नहीं हुए। आप इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये जो भी ईरानियन ये जो अटैक हुआ, आपने दोनों रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। आपने अमेरिका के इजराइल को कंडेम किया फॉर अटैकिंग एंड थ्रोइंग दिस वॉर ऑन ईरान, आपने कंडेम किए। फिर ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज जो आपकी दोस्त है, उसमें जो रिस्पॉन्स जनरेट किया आपने, उसको ईरान को भी कंडेम किया। लेकिन ईरान भी आज आपका मुतारिफ है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी आपके मोतरफ हैं, ये भी मोतरफ हैं, आपकी तारीफ है। इसका मतलब है कि आपके प्रिंसिपल स्टैंड है, आपने प्रेशर्स नहीं लिए, आप एक साइड पे खड़े नहीं होंगे। दैट्स व्हाई यू हैव बीन चोजन एज अ स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड किस लिए कहता हूं कि ये इंपैक्ट कर रहा है पूरी वॉर, एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स। तो ये जो पीस है, दिस इज फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज देयर प्रेजेंट, इस दुनिया के अंदर जो मौजूद है, उसके लिए आपकी पीस। और पाकिस्तान ने कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में जब पुलवामा भी हुआ और बाद में अभी ये पहलगाम हुआ, पाकिस्तान के ऊपर ट्रमेंडस प्रेशर था कि जी आप इनको फेस सेविंग देंगे। अमेरिका कहते आप दे दें यार, उनको एक आध मिसाइल फायर कर लेने दे, आपकी ऐसी दाएं बाएं करेंगे और आप फेस सेविंग उनको मिल जाएगी, ऑफ रैंप उनको दे और ये चले आगे अपने हालात। पाकिस्तान का नो वे। अगर वो एक मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान 2 करेगा, वो 2 करेंगे तो पाकिस्तान 4 करेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की अवाम हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को कभी भी ये मौका दे सकती, और ना मिलिट्री लीडरशिप कभी इस पे कंप्रोमाइज कर सकती है कि हम इंडिया को रिस्पांस ना दें। तो क्विड प्रो क्वो रिस्पांस हमारे 2 नॉच अप जाते हैं, उससे पीछे चले जाए। 2014 में यमन में जब डिप्लॉयमेंट होती थी अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, अमेरिका बहुत प्रेशर से पाकिस्तान के टू कंट्रीब्यूट ट्रुप्स यमन के बीच में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वो रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान उसके अभी रिसेंट पास्ट में फिर वापस आ जाए। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सेज जनरेट किए, इररिस्पेक्टिव के वहां पे क्या रिजल्ट उसका निकलता है और उसका इंपैक्ट भी पॉजिटिव। कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान इंप्रेशन ये यहाँ पे किस कम कर जाता है जी अंडर, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप हमेशा जब बाहर का खतरा होता है तो नेशनल इंटरेस्ट में खड़ी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब हमने न्यूक्लियर बनाया, कितनी सैंक्शंस थी हमारे ऊपर। प्रेसिडेंट क्लिंटन की आपको स्पीचेस याद होंगी कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, तो पाकिस्तान खड़ा हो गया। तो आपके अंदर भी जो हुसैनियत और डिफाइंस है वो बहुत आत्म दर्जा आपके अंदर मौजूद है, उस पर आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करते और ना कभी आप करेंगे।
अब आते हैं कि पाकिस्तान का ये जो रोल है, देखिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटर जैसे मैंने बताया उसके तौर पर सामने आया है, और अगर ये अमन हो जाता है तो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस एफर्ट को, आज देखिए ना, आज आप इंटरनेशनल मीडिया खोल लें, आज सुबह से तो मैं देख रहा हूं कि हर चैनल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम, हम्म, अल जजीरा ने प्रोग्राम किया, फॉक्स न्यूज ने किया, CNN उस पर कमेंट्री कर रहा है, होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। एंड नजर क्या आ रहा है कि एक ही एग्जिट कार्ड है दोनों के पास, इफेक्टिव एग्जिट कार्ड, वो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान अलोंग विद देयर फ्रेंड्स। और फिर पाकिस्तान अकेला नहीं मूव कर रहा, वो अपनी वाह वाह के लिए, ये तालियों के लिए, ये शाबाश के लिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट भी है उसमें। सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वी कांट अफोर्ड के सऊदी अरेबिया और ईरान के हालात खराब हो जाए, क्योंकि हमारा उसके साथ एक मुआहदा है। पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बहुत रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। पाकिस्तान इज द मेजर रीजन, और उसके अलावा और भी रीजन है, बट मेजर रीजन इज पाकिस्तान जो रिस्ट्रेंट शो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अगर इनके हालात खराब हो गए तो इजराइल के जो वो है मकासद है वो मुकम्मल होते हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट मकासद उसके मुकम्मल होते हैं, एंड पीपल आर कन्वर्शन विद दैट। तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो आज अपनी स्टोरी लोग पाकिस्तान की बताया करते थे, आज वही दुनिया पाकिस्तान की स्टोरी खुद पाकिस्तान के मुंह से सुन रहे हैं। वो कान जो आपको सुनना नहीं चाहते थे, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती, वो टोटल आपकी तरफ मुतवज्जो है, वो टोटल हमारी तरफ ही मुतवज्जो है। मेरा एक आखिरी सवाल जनरल साहब, सिर्फ पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक स्टेचर है वो बहुत ऊपर चला जाएगा एज अ नेचुरल स्टेबलाइजर एंड अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी इन द नॉट ओनली रीजन बट बियॉन्ड। सही। मेरा सर एक आखिरी सवाल ये है कि मुश्किल हालात में बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गिर जाते हैं, बहुत सारे ममालिक बीच का रास्ता निकालते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट के अंदर इजाफा हुआ है। जब यूएई की बंदरगाह बंद है, कतर की बंदरगाह बंद है और खित्ते की दीगर बंदरगाहें बंद हैं, ट्रांसशिपमेंट में इस हद तक इजाफा हुआ है कि हमारे स्टोरेज हाउसेस जो हैं वो भरे पड़े हैं। कराची पोर्ट के ऊपर अगर आप देखें तो $17 से $35 जो है वो फी कंटेनर रॉयल्टी ली जा रही है। अब दुनिया के लिए एक मुतबादिल ऑप्शन आया है, जो खित्ते में अरब ममालिक थे अब वो उनके लिए ये मुतबादिल ऑप्शन आया है। मुस्तकबिल में हमें इसके अंदर इस्तेहकाम रखने के लिए अपनी पॉलिसी में बेहतरी क्या लाना होगी, क्योंकि हमारे यहां भी अंदरूनी तौर पे वक्ती तौर पे जुगाड़ लगाए जाते हैं, वक्ती तौर पे पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं, वक्त गुजरता है, सिर्फ उतने वक्त से फायदा उठाया जाता है, मुस्तकबिल में जो है वो रायगानी ही हाथ में आती है। तो हमें अपने अंदर क्या बेहतरी लानी है कि ये देर पा इसका इंपैक्ट रहे? देखिए पाकिस्तान तो ये यासिर, इस वॉर से पहले भी हम इसी कंक्लूजन पे कही था, पाकिस्तान को सब अपनी वीकनेसेस चीजें तो पता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी इंप्लीमेंटेशन जो है वो स्पिरिट से नहीं होती। नेशनल एक्शन प्लान का कॉन्टेक्स्ट देख लें, सिक्योरिटी डोमेन में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देख लें, बहुत सारी डोमेन में। देखिए ना, अभी ये वॉर शुरू है, ज़ेलेंस्की जो खुद वॉर में है, वो अपना फायदा उठाने के लिए मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए, अपने वो ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स और वो चीजें, वो खुद उधर वॉर में बैठा हुआ है, वो इनसिग्निफिकेंट पर कैसे लोग फायदा उठाते हैं। और भी हमारे फ्रेंडली ममालिक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जब वॉर्स होती हैं, बड़े अच्छे दोस्त है हमारे, वो पूरा फायदा उठाते हैं, इकोनॉमिक फायदा उठाते हैं, चाहे अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हो आर्मीनिया के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजन के अंदर पूरा फायदा उठाता है। पाकिस्तान भी इस एनवायरनमेंट की वजह से, बट पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंसी लानी होगी अपनी पॉलिसीज के अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना होगा। और पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान को खुद अपने स्टेचर का अंदाजा लगाना होगा कि हम क्या चीज हैं। इकोनॉमी के बगैर आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मेंटेन नहीं हो सकती, ये कंक्लूजन है बहुत बड़ा। तो पाकिस्तान को ये चीज देखिए, आज अगर आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इश्यूज ना हो तो आप ज्यादा ऑटोनोमस होंगे, आप IMF के गुलाम नहीं होंगे, आप इंटरनेशनल पॉलिसीज के गुलाम नहीं होंगे, बेटर आप अपना बिजनेस कर सकेंगे। विदाउट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड विदाउट हैविंग एश्योर्ड सिक्योरिटी पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसी चैलेंज, ये जो भी वॉर का चैलेंज है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी, इसको कोरियोग्राफ करे, इसको लॉन्ग प्लानिंग के साथ चले। और इस वक्त जो डेवलपमेंटल बजट के बजाय, या जिस तरह प्रोग्राम्स लाइक बेनजीर इनकम सपोर्ट, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, बड़े अच्छी चीजें होगी, इस वक्त इस पैसे को ऐसी चीजों पे लगाना चाहिए जो 5 साल 10 साल बाद पाकिस्तान के काम आ चुके हो। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए अभी बड़ा मौका है, हमारे देख रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए बड़ा मौका है। अभी जो मिडिल ईस्ट अगर बंद हुआ तो दिस इज द टाइम, आपके एयरपोर्ट भी भरे होने चाहिए थे, यहाँ से ट्रांजिट हो रही होती फ्लाइट्स, अपनी चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो आई थिंक हमें प्रायोरिटाइज करनी होगी अपनी चीजें, ये नहीं कि इस वक्त को गुजार रहा है, मैनेज कैसे करें, इसमें फ्यूचर की एडवांटेज कैसे लेनी है। और पाकिस्तान के पास बड़ा क्लियर रोड मैप है, उस पर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है और कंसेंसस की जरूरत है। इस वक्त हमें अपनी सुबाहियत और अपनी छोटी चीजों से निकल के नेशनल एजेंडे के ऊपर इन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डोमेन काम करने की जरूरत है।
यानी बड़े कैनवस के ऊपर देखना होगा, तरजीहात में तब्दीली लाना होगी, इस्तेहकाम अपनाना होगा और मुस्तहकम मिजाजी के साथ आगे बढ़ना होगा। और वो जो लूप होल्स हैं, वो जो सुकम है, जो माजी में माशी तार के ऊपर फैसला साजी के अंदर असरअंदाज होते रहे, उनके ऊपर ओवरकम करके अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको तरतीब देना होगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, किसी और मेहमान और किसी और मौजू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।